स्थानांतरण हो रहा है, तो लक्षणों के स्थानांतरण के समय होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, है ना, चेंजेस जो होते हैं, वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं? वो परिवर्तन विविधता कहलाते हैं, वेरिएशन कहलाते हैं। जैसे हाल ही में ना हमारा अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि तो हाल ही में हमारा देश जो है वो एक बहुत बड़े पेंडेमिक सिचुएशन से गुजरा है, दैट इज़ कोरोना। और कोरोना में जब लास्ट में जो वायरसेस आए थे, जब थर्ड फेज़ कोरोना का आया था, उसमें जो वायरस था वो वायरस बहरूपिया वायरस था। बहरूपिया वायरस मतलब अगर उसने किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में एंटर किया वही वायरस जब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र हो रहा था, तो साइंटिस्ट जब तक उस वायरस पर क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। उससे पहले ही जो है वो वायरस जब दूसरी बॉडी में जा रहा था तो वो अपना रूप चेंज कर रहा था। तो ऐसा बोला गया था कि ये जो वायरस है ये बहरूपिया है। तो वो बहरूपिया नहीं, वहाँ पर एक शब्द यूज़ किया जाता है म्यूटेशन, कि ये वायरस जो है, इस वायरस में उत्परिवर्तन का गुण है। ये वायरस बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? म्यूटेट जो है वो म्यूटेट यहाँ पर हो रहा है। और इसी के आधार पर ये जो विविधता है ये भी दो प्रकार की होती है बच्चों। कौन सी मैम? एक होती है सतत विविधता, जिसे हम लोग कंटिन्यूस वेरिएशन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। जिसे कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूस, बिल्कुल रोग भी बहुत सारे वंशानुगत होते हैं और वंशानुगत रोगों में से पूछा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं अभी सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ाने के बाद जो है वो आपको सीधे वंशानुगत रोगों पर ही पहले लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद जो फिर जेनेटिक्स के नियम जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सतत विविधता की जब हम बात करते हैं तो सतत विविधता होती है जीन विनिमय की वजह से। जीन विनिमय मतलब हमें पता है कि आनुवंशिकता की इकाई, ये जेनेटिक्स एक टर्म तो है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यही जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो है इसकी इकाई किसे कहा जाता है, किसकी सहायता से जो है वो आनुवंशिक गुण दिखाई देते हैं, तो हम बोलते हैं कि मैम आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। कोरोना के नाम से खांसी नहीं आई है बच्चों, बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के गला जो है वो गला बस इस स्टेज पर आ गया है, तो खांसी उस वजह से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीन होता है। तो सतत विविधता जो है वो किसकी वजह से होती है? मैम सतत विविधता जीन विनिमय के कारण होती है। दूसरा जो है वो दूसरा होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब होता है कि जब संतति से जनक से संतति में गुणों का स्थानांतरण हो रहा है और अचानक जो है वो अचानक स्थानांतरित होते समय ही गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन जो है वो परिवर्तन यहाँ पर हो गया, तो उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, या फिर इस उत्परिवर्तन को असतत विविधता भी यहाँ पर बोला जाता है। तो कंटिन्यूस जो हमारे पास वेरिएशन है वो जीन विनिमय के कारण होता है, और नॉन कंटिन्यूस जो वेरिएशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि कोरोना का वायरस जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक पहुँच रहा था ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है, तो जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा था तो इतने ही समय में वो अपना क्या कर रहा था? रूप बदल रहा था। तो हमने उसको कह दिया बहरूपिया वायरस, तो आपने अपनी भाषा में उसे बहरूपिया बोला, लेकिन साइंस क्या कह रहा था? साइंस ये कह रही थी कि ये वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो चीज़ हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो आपके पास इसी आनुवंशिकता से जुड़े हुए कुछ साइंटिस्ट भी हैं, जिन साइंटिस्ट के नाम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अरुणेंद्र निषाद, प्रिया, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है बच्चों। लाइक और शेयर करते रहिए क्लास को। क्लास में बच्चों की संख्या आज मुझे काफ़ी कम नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास में नहीं हैं, आपके साथी हैं, रोज़ इस क्लास में आते हैं, उन तक क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। जल्दी से इस सेशन को यहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो हमको सबसे पहले याद रखना है, हमसे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि आनुवंशिकी का जनक कौन है? आनुवंशिकी जो है, इसी आनुवंशिकी का जनक जो है वो जनक किसे कहा जाता है? कहने का मतलब है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हमको याद रखना है कि मैम फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग एक व्यक्ति को कहते हैं जिसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। और यही ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने मटर के पौधे पर क्या किए थे? प्रयोग किए थे, और मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों को यहाँ पर क्या किया था? चेक किया था। आनुवंशिकी के जनक के बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए कि मैम आधुनिक आनुवंशिकी जो है, ठीक है, आधुनिक आनुवंशिकी जो है इसी का जनक किसे कहा जाता है? कहने का मतलब
हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? तो हम लोगों को याद रखना है कि मैम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हम लोग किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं हम लोग बैटसन को, ठीक है। विलियम बैटसन नामक एक वैज्ञानिक थे, सिर्फ बैटसन वर्ड से यहाँ पर जाना जाता है। यही बैटसन जो थे, इन्हें मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक यहाँ पर बोला जाता है। और एक और शब्द हमारे पास आता है तीसरा, कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? प्रायोगिक आनुवंशिकी जो है, इसी आनुवंशिकी के जनक जो है वो जनक कौन है? यानी हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स? तो यहाँ पर हमको याद रखना है, यहाँ पर हमको नाम याद रखना है मॉर्गन का। किसका? मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट ने क्या किया था, जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को क्या किया था, प्रोपाउंड किया था कि इस जेनेटिक्स पर जो है वो बहुत सारे प्रयोग भी यहाँ पर किए जा सकते हैं। और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, जो नॉर्मल जेनेटिक्स है उस जेनेटिक्स को आगे जो है वो क्या किया गया है, बढ़ाया यहाँ पर गया है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन साहब हैं, इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए थे? जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे वो किस पर थे बच्चों? वो मटर के पौधे पर थे, ठीक है। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और मटर में भी इन्होंने कौन सी मटर ली थी? उद्यान मटर ली थी, ठीक है। लेकिन प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक जो मॉर्गन है, इन्होंने अपने प्रयोग किस पे किए थे? ड्रोसोफिला नाम की एक मक्खी थी। क्या था? ड्रेसोफिला नाम की एक मक्खी थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन साहब ने अपने प्रयोग जो है वो प्रयोग किस पर यहाँ पर किए थे? तो ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर किए थे। और इसी ड्रोसोफिला नामक मक्खी में जो गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, ये कितनी थी? 8 के बराबर यहाँ पर थी, ठीक है। अब हमारे दिमाग में कई क्वेश्चन आते होंगे कि मैम ठीक है, आपने जेनेटिक्स के बारे में बता दिया, वंशागति और विविधता के बारे में बता दिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वंशागति और विविधता की जो इकाई है जीन, वो स्थित कहाँ पे होती है ना? स्थित जो है वो स्थित कहाँ पे होती है? तो देखो, आप सब लोगों को याद रखना है कि हमारे शरीर के अंदर एक कोशिका है। दिस इज़ व्हाट मैम, ये एक सेल है। और सेल के अंदर क्या होता है मैम? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है मैम? केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होते हैं, तो डीएनए हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं केंद्रक के अंदर। कुमार कौशिक, प्रीतिपल, वेरी गुड इवनिंग बेटा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डीएनए जो है, इस डीएनए पर क्या पाए जाते हैं मैम? डीएनए पे पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स यहाँ पर बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स जो हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन जो हैं, वो जीन एक निश्चित क्रम में अभिविन्यासित होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं, ये जीन एक निश्चित क्रम जो है, इसी निश्चित क्रम में क्या होते हैं? अभिविन्यासित यहाँ पर होते हैं। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कोशिका, कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं डीएनए, डीएनए के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र के ऊपर जो जीन है वो एक निश्चित क्रम में अभिविन्यासित होते हैं। और फाइनली ट्रांसफर किसका होता है? जनक से संतति में जो गुणों का स्थानांतरण है वो फाइनली किसके कारण हो रहा है? तो मैम वो हो रहा है किसकी वजह से? इन्हीं जीन्स की वजह से। क्लियर है? अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि मैम आखिरकार जीन जिन क्रोमोसोम्स पे लगे हुए होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और किस चीज़ के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग जन्मजात रोगों को पढ़ेंगे या जेनेटिक डिजीज़ेस को पढ़ेंगे तो उससे पहले गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? गुणसूत्र की। गुणसूत्र जिसे क्या बोला जाता है? जिसे क्रोमोसोम बोला जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। हम मानव हैं तो हम मानव की ही बात यहाँ पर करेंगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि क्रोमोसोम जो है ये हमारी बॉडी में कितने होते हैं।
क्रोमोसोम जो है ये हमारे शरीर में कितने जो हैं वो कितने यहाँ पर होते हैं। देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो सही आंसर देते हैं, कितने बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर देते हैं। चलिए 23 46, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। ठीक है, पहली बात आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है और वो चीज़ ये है कि मैम अगर हमसे कोई पूछे कि गुणसूत्रों की खोज जो है वो कब हुई थी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1822 में, है ना, किसमें, 1822 जो है, इसी 1822 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज वॉल्थर फ्लेमिंग। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यही वॉल्थर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने गुणसूत्रों को क्या किया था, खोजा था। अब अगर हम लोग इन्हीं गुणसूत्रों की बात करें कि मैम एक ह्यूमन सेल जो होती है, अब हमको पता है कि मानव शरीर जो है, इस मानव शरीर में कौन सी कोशिका पाई जाती है मैम? यहाँ पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। और मानव शरीर की जो कोशिका होती है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? वो 46 यहाँ पर है। लेकिन मैम हमारे शरीर में जो ये 46 गुणसूत्र हैं, ये 23 जोड़ों में पाए जाते हैं, सिंगल नहीं होते ये। ठीक है, इनके आधे, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 23 पेयर्स में जो है ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और मैम 23 पेयर्स में पाए जाने के साथ साथ ही अगर हम बात करें कि ये क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में पाए तो जाते हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बोलेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैम? पहले होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र। ठीक है, और दूसरे जो है वो दूसरे कौन से होते हैं मैम? दूसरे होते हैं एलोसोम। एलोसोम जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लोग विषमजात गुणसूत्र यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पर होते हैं ऑटोसोम। ठीक है, यहाँ पर दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं? एलोसोम जो है वो एलोसोम। बिल्कुल, क्रोमोसोम शब्द वॉल्टेयर ने दिया था, बिल्कुल सही बताया कुमार कौशिक। अगर आपसे शब्द की बात की जाए, है ना, यहाँ लिख लो चलो, अगर सिर्फ और सिर्फ हमसे यहाँ पर किसकी बात की जाए? शब्द की बात की जाए, तो मैम 1888 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वॉल्डेयर। इन वॉल्डेयर ने शब्द दिया था गुणसूत्र, लेकिन खोज किसने करी थी? खोज वॉल्थर फ्लेमिंग ने करी थी। और उसको गुणसूत्र नाम किसने दिया था? नाम जो है वो नाम किसने? वॉल्डेयर ने दिया था। ठीक है, चलिए अमीशा, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ऑटोसोम कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 22 जोड़े। कितने जोड़े? समजात गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है यहाँ पर 22 जोड़े। और ये 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं, ये मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। होने वाला बच्चा चाहे एक मेल है, होने वाला बच्चा चाहे एक फीमेल है, दोनों में ये जो समजात गुणसूत्र हैं इनकी संख्या समान होगी। मतलब लड़का सॉरी, ओके, ठीक है, मतलब चाहे कोई लड़का हो या फिर क्या हो, कोई लड़की हो, दोनों में जो है वो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, ऑटोसोम्स जो हैं, वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। देन हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एलोसोम की। एलोसोम में होता है एक जोड़ा क्रोमोसोम। 22 यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर सिर्फ एक पेयर बचा। अब ये जो एक पेयर होता है, ये या तो होता है XX या होता है XY। ठीक है, दैट वन पेयर इज XX और XY। अब XX और XY की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो हमको याद रखना है कि इस एलोसोम को हम लोग लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब जब किसी भी बच्चे के गुणसूत्रों में ये एलोसोम या विषमजात गुणसूत्र जुड़ता है, ठीक है, तो उसे जो है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग यहाँ पर एलोसोम बोलते हैं। और इसी के जुड़ने से, ठीक है, यही जो है इसी के जुड़ने से अगर हम लोग बात करें तो जुड़ने से ही बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 22 जोड़े समजात गुणसूत्रों में XX जुड़ गया तो याद रखना है कि होने वाला बच्चा एक लड़की होगी। ठीक है, शी इज़ व्हाट? शी इज़ अ गर्ल। लेकिन अगर 22 जोड़ों में जो है क्या जुड़ गया मैम? XY जुड़ गया,
तो होने वाला बच्चा जो है वो क्या होगा, वो एक लड़का होगा। अब इसमें भी हमको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो XX और XY है, इसमें ये जो X क्रोमोसोम है और ये जो X क्रोमोसोम है ये आता है माता से। हम कहते हैं ना माँ का प्यार जो है वो हर बच्चे के लिए समान होता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। तो आप उसी चीज़ से यहाँ पर इसे रिलेट कर सकते हो कि माँ के शरीर से आने वाले जो क्रोमोसोम है वो भी बच्चे में समान होते हैं। माँ जो है वो लड़का है या लड़की है, उसे कौन सा क्रोमोसोम देती है, उसे मैम X क्रोमोसोम ही यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी बात हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है। क्लियर है। उसके बाद जो है वो, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम दूसरा जो है वो दूसरा कहाँ से आ रहा है, तो दूसरा जो X क्रोमोसोम है वो कहाँ से आता है, पिता से आता है। और ये भी जो Y क्रोमोसोम है वो कहाँ से आता है, पिता से आता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लिंग निर्धारण के लिए किसके क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं। बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है, उस लिंग निर्धारण के लिए किसके क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, तो व्हाट वी सेड, हम कहेंगे पिता के। लेकिन हमारा समाज जो विज्ञान को नहीं जानता, जो साइंस को नहीं जानता है, नहीं मानता है, अगर कोई महिला जो है, महिला एक लड़के को जन्म नहीं दे पा रही है, तो कहते हैं ना कि समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि वंश तो भैया लड़के से ही चलेगा, लड़का नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, नाम के पन्ने जो है वो बंद हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर महिला को दोष दिया जाता है कि ये एक लड़का पैदा नहीं कर पा रही है। अरे भैया, उन्हें कोई समझाए ये जाके कि लड़का पैदा करने में उस महिला का हाथ नहीं है। लड़का पैदा करने के लिए जिसके क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है वो आप ही का बेटा है। ठीक है, यानी पिता के क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं मैम, पिता के क्रोमोसोम ही इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पे रखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, बिल्कुल दोष दिया जाता है, मैं तो कह रही हूँ ना, समाज में बहुत बड़ी जो है वो भ्रांति है। और मैं तो जहाँ जहाँ ये चीज़ें देखती हूँ, मैं बिल्कुल लोगों को अवेयर करती हूँ कि आप लोग साइंस को जानो, पढ़ो और फिर ही किसी को कुछ कहो। ठीक है, कहीं पता चले कि उल्टी टोपी हमारे सर पे ही आ जाए। क्लियर है। तो ये हो गए हमारे पास क्या, क्रोमोसोम। अब इसको पढ़ाना पहले मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब मैं आपको जेनेटिक डिजीज़ पढ़ाऊंगी तो आपको क्रोमोसोम्स के बारे में जानकारी होना बहुत अच्छी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, दूसरी बात जो है वो, दूसरी बात हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जन्मजात रोग। ठीक है, इसे आप जन्मजात रोग भी बोल सकते हैं, इन्हें आप आनुवांशिक रोग जो है वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इंग्लिश में जो है वो, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीजेस। अब आपको याद रखना है सबसे पहली चीज़ कि मैम जेनेटिक डिजीजेस का इस दुनिया में कोई उपचार नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उसे क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए। जेनेटिक डिजीज़ेज़ जो हैं वो अगर हमारे जो है वो हमारे शरीर में आ जाती हैं या माता पिता से बच्चे के शरीर में जो है वो आ जाती हैं, तो आप ये मान के चलो कि ज़िंदगी भर जो है उनका कोई उपचार नहीं होगा। ठीक है, ज़िंदगी भर जो है वो उनका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि वो जीन्स से आई हैं और ये जीन्स और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या नहीं किए जा सकते, चेंज यहाँ पर नहीं किए जा सकते। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें जेनेटिक डिजीज़ेस के बारे में जो है वो बारे में यहाँ पर पढ़ना है। आगे ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। बेटा पहली बार देखा भी वॉल्थर फ्लेमिंग नहीं था, ठीक है, और पहली बार खोजा भी उन्हें था। जिसने पहली बार खोजा है तो उसने देख के तो खोजा होगा, बिना देखे कैसे खोजा होगा, ये तो बताओ ज़रा। मैंने कहा नामकरण वॉल्टेयर ने किया था, ठीक है, लेकिन खोजा जो है वो खोजा किसने था, खोजा जो है वो खोजा भी वॉल्थर फ्लेमिंग ने था और देखा भी उन्होंने ही था। ठीक है, झाड़ू से धोना चाहिए। अब झाड़ू से धोएंगे कैसे, झाड़ू तो लगानी पड़ेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ जन्मजात रोगों की बात करें तो जन्मजात रोग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से जन्मजात रोग ऐसे हैं जो मैम हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया, है ना। पहले तो लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि क्या हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग है। बिल्कुल है मैम। फिर हम लोग बात करेंगे वर्णांधता की। वर्णांधता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है, हीमोफीलिया को इंग्लिश में हीमोफीलिया ही बोलते हैं। तीसरा जो है वो, तीसरा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या हो गया,
मैम ये हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बाद अगला जो है वो अगला क्या आ गया मैम, अगला आ गया यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या आ गया मैम, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बाद अगला जो है वो हमारे पास क्या आ गया मैम, अगला आ गया हमारे पास पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम के बाद जो है डिजीज़ आई हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के बाद अगली जेनेटिक डिजीज़ हमारे पास हो गई थैलीसीमिया। थैलीसीमिया, ठीक है। और उसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम और फिनाइलक्यूटिनेरिया, ये भी जो है वो क्या है, ये भी जेनेटिक डिजीजेज हैं, ठीक है। तो उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो एक एक करके सारे रोगों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि हर रोग की क्या जो है वो क्या डायबिटीज़ जेनेटिक नहीं होती है बेटा, हेरिडिटिकल बोल सकते हो आप, उसे जेनेटिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जेनेटिक शब्द जो है वो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन दोनों से मिलकर बनता है। तो जो डायबिटीज़ होती है ना, उसमें सिर्फ हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, तो उसे हम लोग जेनेटिक डिजीज़ में शामिल नहीं करते। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता को होता है। मैम यहाँ से मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन, सबसे पहला बताओ भैया, शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग मतलब रॉयल डिजीज़ जो है वो किसे कहा जाता है? तो हम कहेंगे मैम रॉयल डिजीज़ हम लोग हीमोफीलिया को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बीमारी थी ये सबसे पहले जो है वो रानी विक्टोरिया के ख़ानदान में देखी गई थी, और क्योंकि एक शाही ख़ानदान में बीमारी हुई है तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने शाही डिजीज़ जो है वो यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो, दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये क्या हो गया, ये शाही रोग जो है वो शाही रोग यहाँ पर हो गया। लेकिन शाही रोग के बाद जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो है यहाँ पर क्रिसमस फैक्टर रोग, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर रोग। और मैम इसे क्रिसमस फैक्टर रोग यहाँ पर क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रोग को सबसे पहले जब क्या किया गया था, पहचाना गया था, ठीक है। सबसे पहले इस रोग को जब पहचाना गया था तो उस दिन जो तारीख थी वो क्या थी, 25 दिसंबर थी। और क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्रिसमस फैक्टर रोग के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा मैम, जिस भी पर्सन को हीमोफीलिया होता है उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से संक्रमित है वो पहली बात तो जन्मजात ही संक्रमित होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल जो है वो निकाल लेगा उसके बाद उसमें हीमोफीलिया आएगा, नहीं। हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज़ है, जन्म से ही बच्चे के शरीर के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और इस रोग में जो रोगी होता है उसी रोगी के शरीर में, रोगी होता है उसी रोगी के शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है बच्चों? खून का थक्का जो है वो थक्का नहीं जमता है, यानी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर नहीं देखा जाता, ठीक है। ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं देखा जाता, यानी गलती से अगर इस व्यक्ति को जो है वो क्या हो गई, चोट लग गई, तो खून लगातार क्या होता रहेगा, बहता रहेगा। तो क्या मैम यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट है, कोई उपचार है? तो हम कहेंगे ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है जिससे परमानेंट जो है वो परमानेंट इस चीज़ को क्या किया जा सके, ठीक किया जा सके। लेकिन हाँ, अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ब्लड जो है वो ब्लड बहने लगता है तो उसे विटामिन के की थेरेपी दी जाती है, क्योंकि विटामिन के जो है वो ब्लड के क्लॉट को बनाने वाला विटामिन है। और जब ये ब्लड के क्लॉट को बनाने वाला विटामिन है तो कुछ समय के लिए उस व्यक्ति के खून को रोकने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब यहाँ पर एक शब्द है खून का थक्का, ठीक है। खून का थक्का मतलब ब्लड का क्लॉट। अगर हमसे पूछा जाए कि मैम हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट जमाने के लिए कितने फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम बोलेंगे सबसे पहले मैम अगर पूछा जाए कि ब्लड का क्लॉट जमाने में विटामिन कौन सा ज़रूरी है, तो हम कहेंगे विटामिन के इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। दूसरा क्वेश्चन अगर हमसे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछा जाए कि ब्लड का क्लॉट जमाने के लिए मैम प्रोटीन कौन सा ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि फाइब्रिनोजन प्लस प्रोथ्रोम्बिन जो यहाँ पर प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तीसरा जो है वो तीसरा अगर हम लोगों से यहाँ पर क्या की जाए, बात की जाए कि मैम तत्व कौन सा चाहिए होता है, एलिमेंट या खनिज कौन सा चाहिए होता है,
तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कैल्शियम प्लस आयन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए। आपकी बॉडी में जो है वो कैल्शियम प्लस आयन जो है वो क्लॉटिंग में यूज़ होते हैं। और चौथा, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी सेल्स हैं हमारे ब्लड में, हमारे रक्त की कौन सी कोशिकाएँ हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि मैम हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स होती हैं, है ना, आरबीसी का क्लॉट से कोई संबंध नहीं है, डब्ल्यूबीसी का क्लॉट से कोई संबंध नहीं है, ओनली प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, किसके लिए होंगी, ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होंगी। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग जो है वो सब लोग इसे अच्छे से यहाँ पर समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें सेकेंड जो है वो सेकेंड, इफ़ वी आर डिस्कस हियर कि मैम व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिजीज़, तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है अगली डिजीज़ है हमारे सामने वर्णांधता। वर्णांधता जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मैम, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। मैम कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? एक शब्द आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, रतौंधी को कहा जाता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें ना रात में इंसान को धुंधला दिखने लग जाता है। लेकिन मैम कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिस डिजीज़ में, ठीक है, व्यक्ति जो है वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता। किसमें? व्यक्ति जो है वो रंगों में विभेद जो है वो विभेद नहीं कर पाता। और अगर हम बोले कि क्या मैम सारे रंगों में विभेद नहीं कर पाता या फिर कुछ पर्टिकुलर जो है वो रंग यहाँ पर होते हैं, अरे बेटा जिसको एग्ज़िट होना है क्लास के बीच में से वो हो जाओ ना। ऐसे सबको बता के क्यों एग्ज़िट हो रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, बाय, मैं फिर मिलूँगा। ठीक है, अगर आप क्लास के बीच में से क्लास को छोड़ के जा रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आसानी से जो है वो चले जाएं, है ना, हल्ला मचा के जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर पाता, रंगों में विभेद जो है विभेद नहीं कर पाता। और मैम कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता, तो हमको यहाँ पर याद रखना है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, और प्राइमरी कलर्स जो है वो कौन से होते हैं, आर, जी और बी, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू। आर, जी और बी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, ये तीन रंग जो हैं वो कैसे होते हैं मैम, ये तीन रंग प्राथमिक रंग होते हैं और इन प्राथमिक रंगों में वो विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, इन तीनों रंगों को पहचान नहीं करता। अब एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि मैम हमारी जो आईज़ होती हैं, इस आईज़ में दो तरह की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है बच्चों कौन सी, रोड सेल्स। रोड सेल्स जिन्हें हम लोग श्लाका कोशिकाएं यहाँ पर बोलते हैं। दूसरी होती है मैम कौन सी, कोन सेल्स। कोन सेल्स जिन्हें हम लोग शंकु कोशिकाएं बोलते हैं। श्लाका कोशिकाएं क्या काम करती हैं मैम? श्लाका कोशिकाएं जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में क्या कराती है, पहचान कराती हैं। ब्लैक एंड वाइट में पहचान कराती हैं। और शंकु कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं मैम? शंकु कोशिकाएं कलर्स जो हैं उन कलर्स में क्या करवाती है, विभेद करवाती है। ठीक है, या अगर हम लोग कहें कि हम कलर्स को किसकी वजह से पहचान पा रहे हैं, तो कोन सेल्स की वजह से पहचान पा रहे हैं। और ये जो रोग होता है ना वर्णांधता, इस वर्णांधता में बेसिकली क्या समस्या होती है कि यही जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी जो कोन सेल्स हमारी होती हैं, इन कोन सेल्स में गुणसूत्रीय अनियमितता पाई जाती है। और इसी गुणसूत्रीय अनियमितता की वजह से जो है व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता। समझ में आ गई बात? तो अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया कौन सेल्स जो है या कलर्स के लिए, रंगों के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? शंकु कोशिकाएं। चलिए इसके आगे जो है वो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ मैम? तीसरे डिजीज़ की तरफ। अब आपको याद रखना है आने वाले जितने भी विकार हैं वो सब गुणसूत्रीय विकार होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट टू डिजीज़ेज जो थी ये क्रोमोसोम्स की वजह से नहीं हो रही थी। इन दोनों के जो हैं वो अपने अलग प्रोमिनेंट रीजंस थे।
लेकिन अब जो डिजीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, वो गुणसूत्रीय विकार है। और जब हम लोग गुणसूत्रीय विकारों के यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें जो डिजीज़ होती है पहली वो होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, साइंस में सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, तो हम लोगों को याद रखना है मैम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये डिज़ीज़ केवल और केवल लड़कों में होती है, ठीक है। मतलब ये जेंडर ओरिएंटेड डिजीज़ भी है कि कोई डिज़ीज़ पर्टिकुलर सिर्फ बॉयज़ में हो रही है, कोई डिज़ीज़ जो है वो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ किस में हो रही है, गर्ल्स में यहाँ पर देखी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये डिज़ीज़ केवल और केवल किस में होती है, लड़कों में होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम लोग देखें कि केवल बॉयज़ में देखी जा रही है। अब अगर हम लोग लड़कों की गुणसूत्रीय संरचना बताएंगे तो हमें पता है कि लड़कों में 22 जोड़े क्रोमोसोम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और 22 जोड़े के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, वो कौन सा होगा, XY, ठीक है। ये क्या हो गई, ये एक बॉय का जो है वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। बट मैम एक ऐसा लड़का जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसके शरीर में गुणसूत्रीय संरचना में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम और ऐड हो जाता है। 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े के साथ XY जो है वो XY जुड़ गया, और XY जुड़ने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम, जिसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलेंगे अतिरिक्त गुणसूत्र, ठीक है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र X जो है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो मैम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हमें याद रखना है 46 होते हैं, एक X क्रोमोसोम और जुड़ गया। यानी ऐसा रोगी जिसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उस व्यक्ति के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 47 हो जाएगी। गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये 47 हो गया। अब मैम X क्रोमोसोम जो है वो गर्ल्स का होता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरह की गुणसूत्रीय संरचना है तो उसके शरीर में क्या रोग देखने को हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ पे याद रखना है ऐसे सभी लड़के लड़कियों के समान व्यवहार करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, देखो इसमें डिजीज़ में से, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, बॉयज़ में या गर्ल्स में, हम बोलेंगे बॉयज़ में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसे होता है उसके शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो व्हाट वी सेड 47, ठीक है। दूसरा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है वो किसके कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, तो हम बोलेंगे कि लड़के जो है वो लड़कियों के समान व्यवहार करने लगते हैं। साथ ही साथ ऐसे सभी लड़के जो हैं वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, यानी अगर हम लोग कहें तो किन्नर बन जाते हैं। तो किन्नर होना या किन्नर बनना कोई अपराध नहीं है, ये एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज़ है, जो बच्चे में अपने माता पिता से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, अपने जनक से जो है वो संतति में क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। अगर माता पिता से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो बच्चों की तरफ जा रहा है और किसी बच्चे के शरीर में एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम जुड़ जा रहा है तो वो बच्चा ट्रांसजेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी लड़के ट्रांसजेंडर होते हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टेरिलिटी भी देखी जाती है। स्टेरिलिटी मतलब यहाँ पर अगर लड़कों के सेंस में हम लोग बोलेंगे तो नपुंसकता, मतलब ऐसे जितने भी बॉयज़ होते हैं जो कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं वो आगे जाके रिप्रोडक्शन फेज़ में क्या नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहला, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में होता है, ये केवल और केवल लड़कों में होता है। इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, मैम 47 हो जाती है। कौन सा गुणसूत्र अतिरिक्त इसमें जुड़ जाता है, तो एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इज़ इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चौथी डिजीज़ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ें, ठीक है, तो चौथी डिजीज़ है हमारे पास कौन सी, वो है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फोर्थ डिजीज़ जो है वो फोर्थ डिजीज़ हमारे पास कौन सी है मैम, वो है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैम टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जो केवल किसमें,
मैम केवल लड़कियों में देखी जाती है। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज़ है जो केवल किस में देखी जाएगी? गर्ल्स में। मतलब पिछला जो डिजीज़ था वो केवल बॉयज़ में। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है ना। वो क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो कौन से गुणसूत्रों में अनियमितता की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो है ये लिंग आधारित रोग है, केवल बॉयज़ और गर्ल्स में हो रहा है, और लिंग निर्धारण गुणसूत्र हम किसे कहते हैं? मैम हम कहते हैं एलोसोम्स को। तो आपको याद रखना है कि ये जो डिजीज़ हो रही है ना, ये एलोसोम के कारण हो रही है। मतलब विषम जात गुणसूत्र जो है वो इसका क्या है? कारण है। ऐसे मैच टर्नर सिंड्रोम अगर हम लोगों से पूछा जाए तो ये भी किसकी वजह से हो रही है? मैम ये भी विषम जात यानी एलोसोम्स जो हैं, इन्हीं एलोसोम्स के कारण यहाँ पर देखी जा रही हैं। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है, चलो तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये केवल और केवल किस में देखी जाती है? गर्ल्स में यहाँ पर देखी जाती है। लड़कियों में देखे जाने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम टर्नर सिंड्रोम में जो लड़कियों की गुणसूत्रीय संरचना होती है वो कैसी होती है? तो मैम इसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, प्लस कोई गर्ल है तो एक एक्स और एक्स दूसरा भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? लेकिन जिस भी लड़की को टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, उसमें ये वाला जो क्रोमोसोम होता है ये विलुप्त हो जाता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विलुप्त यहाँ पर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या पाया जाता है? एब्सेंट होता है, विलुप्त होता है। अब सोचो कि 46 क्रोमोसोम थे और 46 में जो गर्ल का एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो गया? वो मिल ही नहीं रहा, विलुप्त हो गया। तो मैम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 45। तो याद रखना क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मैम 45। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है, चलिए ये वाली बात यहाँ पर हमारे सामने हो गई। 22 जोड़े प्लस एक एक्स जुड़ गया, एक क्रोमोसोम विलुप्त हो गया। अब मैम यहाँ पे क्या लक्षण होंगे? तो देखो जो गर्ल्स का कैरेक्टर देने वाला क्रोमोसोम था वो तो था ही नहीं ना। जो गर्ल्स का कैरेक्टर देने वाला क्रोमोसोम है वो तो एब्सेंट है, और जब गर्ल्स का कैरेक्टर देने वाला क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऐसी सभी जो क्या होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, ये लड़कों के समान व्यवहार करती हैं। ठीक है, ऐसी सभी लड़कियां जो हैं वो लड़कों के समान क्या करेंगी? व्यवहार करेंगी। मतलब जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर या बिहेवियरल चेंजेस देखे जाएंगे वो किसके समान देखे जाएंगे? बॉयज़ के। तो हमने बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ देखी होंगी जो थोड़ी टॉम बॉय टाइप होती हैं ना, उनका रहना खाना उठना बैठना सब जो है वो सब किसकी तरह होता है? लड़कों की तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सभी लड़कियाँ लड़कों के समान व्यवहार करती हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो लड़कियों का शारीरिक विकास होता है, ठीक है, ये शारीरिक विकास भी किसके समान हो जाता है? मैम कहीं ना कहीं बॉयज़ के इक्वलेंट ही हो जाता है, लड़कों के समान ही यहाँ पर हो जाता है। तीसरी चीज़, ऐसी सभी लड़कियाँ भी स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल मतलब अगर हम लोग स्टेराइल की यहाँ पर बात करें तो मैम ऐसी सभी लड़कियाँ बांझपन का शिकार होती हैं। ठीक है, आगे जाके रिप्रोडक्शन फेज़ में क्या नहीं कर लग सकती, पर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर क्या करना है? ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, चलिए नहीं भावना, अब नहीं बेटा, है ना, अब नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब यहाँ आ गए हैं, अब वहाँ क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हम सब लोगों को याद रखना है। तो विषमजात एलोसोम्स के कारण होती हैं, केवल लड़कियों में देखी जाती हैं। 22 जोड़े प्लस एक्स क्रोमोसोम इसमें विलुप्त हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कितने हो जाते हैं? 45 जो है वो 45 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है वो इसके बाद बात करें तो देखो ये दो डिजीज़ेज़ जो थी वो एलोसोम के कारण हो रही थी, और आने वाली अब जो डिजीज़ेज़ हैं वो किसके कारण होंगी? वो ऑटोसोम्स के कारण होंगी। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट डिजीज़? मैम नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास डाउन सिंड्रोम। कौन सी हो गई यहाँ पर? ये हो गई डाउन सिंड्रोम। अब आपको याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होगी? मैम डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम के कारण होगी। ऑटोसोम कौन से होते हैं? ऑटोसोम होते हैं समजात गुणसूत्र, जो बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में जो है वो क्या किए जाते हैं? देखे जाते हैं। ठीक है, यानी ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम लड़कों
प्लस लड़कियों, दोनों में जो है वो दोनों में क्या की जाती है, देखी जाती है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में डिजीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, हमको पता है कि अब ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं। ठीक है, 22 पेयर क्रोमोसोम जो है वो क्या है, वो ऑटोसोम है। तो जिसको भी डाउन सिंड्रोम है उसके शरीर में क्या होगा मैम, इन 22 में से जो 21वां जोड़ा होगा, ठीक है, 22 जोड़ों में से कौन सा, जो 21वां जोड़ा होगा, 21st पेयर जो क्रोमोसोम होगा, इस क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाएगा। इस क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा मैम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। और इसको क्या बोला जाता है, इस टर्म को साइंस में बोला जाता है 21वीं त्रिगुण सूत्रता। 21वीं त्रिगुण सूत्रता, यानी कि अगर हम लोग बोले तो हम इसे कह सकते हैं ट्रायोसोमी ऑफ 21st पेयर। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 21वीं त्रिगुण सूत्रता किस रोग में देखी जाती है, तो मैम वो देखी जाती है किसमें, डाउन सिंड्रोम में। अब हम लोग बोले इसमें लक्षण क्या होंगे, तो आपको याद रखना है, पहला, ऐसे सभी बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, मंद होते हैं। ठीक है, और मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं इनको हम लोग मैंगोलिज्म का शिकार बोलते हैं। तो मैंगोलिज्म डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है। दूसरा, ऐसे सभी बच्चों की आँखें जो हैं वो क्या होती हैं, टेढ़ी होती हैं। और ऐसे सभी बच्चों की जीभ जो है वो क्या होती है, मोटी होती है। मतलब ये जो बोलेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाएंगे, जो देखेंगे वो सही डायरेक्शन में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जितने भी मेंटली डिस्टॉर्टेड बच्चे होते हैं उनमें वो डिजीज़ अगर जन्म जाता है तो वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पटाउ सिंड्रोम या बाकी की जो भी डिजीज़ेज़ हैं हमारे पास, जेनेटिक प्लस जेनेटिक के और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, मेंडल के जो नियम हैं, उन्हें हम लोग कल की क्लास में कंफर्म करेंगे। तो अपने सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों के बीच में पहुंचा दीजिए सभी बच्चों तक। कल फिर मिलते हैं इसी सेशन में आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आज का ये सेशन जो है वो सुपर टेट और यूपी टेट एग्जामिनेशन 2025 की इस उन्नति सीरीज़ के तहत है, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने उसी जेनेटिक्स में जेनेटिकल डिजीज़ेस के बारे में क्या की थी, चर्चा करी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जेनेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इवन जेनेटिक्स की जो शब्दावली है, उस शब्दावली के बारे में भी आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से अपने सभी साथियों को यहाँ से जोड़ लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आराधना, पल्लवी, सानवी, पूजा कुमारी, अशरफ अली, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का वेलकम है, सभी लोगों का स्वागत जो है वो स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, CDP बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। और इसी CDP यानी बाल विकास शिक्षा सत्र का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच आप लोगों के सामने शुरू हो चुका है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 31 मार्च तक है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, यानी जो बच्चा 31 मार्च तक इस ऑफर को अवेल कर लेगा उसे ये बेनिफिट मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि अगर आप इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं तो जब भी आप ये CDP का बैच जो है वो बैच लें तो आप कूपन कोड यहाँ पर यूज़ कर लें, UPCDP, है ना। UPCDP कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो ये 1800 रुपये का बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और CDP का बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 400 रुपये में यहाँ पर क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है।
ठीक है, इतना बड़ा डिस्काउंट उत्कर्ष पे मिल सकता है भाई। ठीक है, यूपीएसआई 2025 की अगर हम लोग बात करें तो मिशन बैच हमारे सामने है यूपीएसआई का, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। 3500 रुपये का बैच है, 1070 रुपये में आप लोगों को ये बैच दिया जा रहा है ड्यू टू अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक है, और 31 मार्च तक जो बच्चा इस यूपीएसआई के बैच में इनरोल करता है 1070 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। कूपन कोड यूज़ करना है आपको यूपीएसआई। ऐसे ही यूपी सुपर टेट, ध्यान रखो सभी बच्चे, बिकॉज दिस बैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यूपी सुपर टेट का बैच, और यही सुपर टेट 2025 की अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच यहाँ पर आप लोगों के सामने है। 7500 रुपये इस बैच की प्राइस है, लेकिन यही बैच आप लोगों को ऑफ़र के तहत 1700 रुपये में मिल रहा है। ऑफ़र सिर्फ 31 मार्च तक है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। जो बच्चा इस डेट तक अवेल करेगा उसे ये ऑफ़र मिल जाएगा। और याद रखिएगा, जब भी आप इस सुपर टेट के बैच की तरफ जाएँ तो यहाँ पर SP टेट जो है वो कूपन कोड आपको क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो गो फॉर इट वेरी फास्ट। सभी को जो है वो सभी को इस ऑफ़र का बेनिफिट उठा लेना है ना। आप सभी लोगों के लिए ये ऑफ़र यहाँ पर है। चलिए लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। अपना पेन और पेपर सब जो है वो हम लोगों को यहाँ पर रख लेना है हाथ में। ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि हम एक ब्रांच पढ़ रहे थे। ब्रांच थी हमारे पास आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स। ठीक है, और इसी जेनेटिक्स में मैंने आप लोगों को कल कुछ जेनेटिकल डिजीज़ेस के बारे में यहाँ पर क्या किया था, बताया था। ठीक है, बुरे सिंह, अनुराधा, निशाद, पल्लवी, श्रेया यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जो है वो जल्दी से शेयर कर देंगे सभी बच्चे इस सेशन को अपने सभी साथियों के बीच में वेरी फास्ट। आज हम लोग इसी जेनेटिक्स जो है, इसी जेनेटिक्स की शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो टर्म्स हमसे आनुवंशिकता वाले चैप्टर में से पूछे जाते हैं, और हमें एप्रोप्रिएट मीनिंग पता नहीं होने की वजह से हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत कर आते हैं। ठीक है, आराधना कुशवाहा, राधे राधे। वैशाली नमस्कार बेटा, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मुझे जल्दी से एक बार बताओ कि क्या कल की क्लास में रोग कंप्लीट हो गए थे क्या? एक बार जल्दी से मुझे जो भी बच्चे कल की क्लास में मौजूद थे वो फटाफट से मुझे बताएंगे कि क्या कल की क्लास में हमारी जेनेटिकल डिजीज़ेस कंप्लीट हो गई थी क्या? मुझे एग्जैक्टली सही जो है वो सही क्लिक नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में कि हुआ था या नहीं होता। कुछ रह गई थी डिजीज़ेस कल। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दो कि लास्ट डिजीज़ जो है वो हमारी कौन सी थी। तो पहले हम लोग डिजीज़ेस पर ही चलते हैं, है ना। डिजीज़ेस पर ही चल सकते हैं, और मैंने वहाँ पर आप सभी लोगों को आई थिंक क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम बता दिया था, है ना। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के बाद डाउन सिंड्रोम पे हम लोग आ गए थे। एक लास्ट डिजीज़ हमारे पास बची हुई थी, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, लास्ट डिजीज़ गुणसूत्रीय विकार में हमारे पास बची हुई थी कौन सी, पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, ये पटाऊ सिंड्रोम की अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बात जो है वो बात यहाँ पर कहेंगे। अरुणेंद्र, निशाद बेटा, मुझे ये जब करना होगा मैं कर लूँगी, मुझे तुमसे सुझाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों को जब आवश्यकता होगी मैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कर लूँगी, है ना। थोड़ा सा क्लास में मुझे लगता है कि बीइंग अ वेरी मैच्योर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि टीचर से कैसे बात की जाती है। अगर टीचर आपको इतनी रेस्पेक्ट दे रहा है ना, इतनी रेस्पेक्ट अगर टीचर आप बच्चों को दे रहा है तो हमें क्या देना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में ना गिव एंड टेक का प्रिंसिपल ही काम करता है बस, और कोई प्रिंसिपल नहीं है। जो दोगे वही मिलेगा, और जो नहीं दोगे वो नहीं मिलेगा बस। ठीक है, चलो, तो पटाऊ सिंड्रोम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, और मैंने जो है वो मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बताया था कि पटाऊ सिंड्रोम जो है वो लड़का और लड़की दोनों में पाई जाती है। ठीक है, बॉय में भी होती है, और बॉय के साथ साथ गर्ल जो है वो गर्ल में भी होती है। उससे पहले कुछ ऐसी डिजीज़ेस थी जो केवल लड़कों में या केवल लड़कियों में देखी जा रही थी। अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में है, तो मैम रीज़न जो है वो रीज़न क्या होगा कि पटाऊ सिंड्रोम ऑटोसोम्स के कारण होता है। ठीक है, ऑटोसोम्स जो है इसी ऑटोसोम्स के कारण होता है। ऑटोसोम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑटोसोम को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, ऑटोसोम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो ऑटोसोम यहाँ पर क्या होता है, ऑटोसोम होता है यहाँ पर समजात गुणसूत्र। और हमको पता है कि समजात गुणसूत्र जो है वो कितने होते हैं मैम, वो 22 जोड़े होते हैं। कल हमने क्रोमोसोम्स का क्लासिफिकेशन किया था, और उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि 22 जोड़े जो हैं वो होमोजीनियस क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात होते हैं, जो महिला और पुरुष में समान होते हैं। ठीक है, और एक जोड़ा जो है वो विषम जात होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोसोम के कारण होता है 22 जोड़े, और इन 22 जोड़ों में से ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को पटाऊ सिंड्रोम होगा, जिस बच्चे को क्या होगा, पटाऊ सिंड्रोम होगा, उसके 13वें जोड़े में
13वां जोड़ा जो है उस 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों के पेयर होते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर। तो उसमें जो 13वां जोड़ा होता है उस 13वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और मैम जब ये अतिरिक्त गुणसूत्र 13वें जोड़े में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हमको पता लगाना है कि ऐसे व्यक्ति में जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी पेयर में एक क्रोमोसोम जुड़े तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हो जाएंगे। और मैंने आपको बोला था कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में क्रोमोसोम्स बहुत ज़िद्दी होते हैं। हमारी बॉडी की संरचना बहुत जटिल है, बहुत ज़िद्दी है। वो ये कहती है कि भैया एक भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा नहीं, मुझे 46 मतलब 46 ही चाहिए। 47 है तो भी आपके शरीर में रोग हो जाएगा, और 45 है तो भी आपके शरीर में क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। धाकर दंगल, वेरी गुड इवनिंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि पटाऊ सिंड्रोम जो है इसमें रोगी के अंदर 13वीं त्रिगुण सूत्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मैम, 13वीं त्रिगुण सूत्रता पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायोसोमी ऑफ 13th पेयर। इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे कहा जाता है ट्रायोसोमी ऑफ 13th पेयर। ठीक है, अब मैम जिन बच्चों के शरीर में ट्रायोसोमी ऑफ 13th पेयर होती है ना, या 13वीं त्रिगुण सूत्रता पाई जाती है, ऐसे सभी बच्चों में लक्षण क्या होते हैं, यानी क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हमने पिछला डाउन सिंड्रोम पढ़ा था तो वहाँ पे भी क्या हुआ था मैम, वहाँ पे भी मानसिक रूप से व्यक्ति जो है वो क्या था, मंद था। ठीक है, वहाँ पे भी अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो व्यक्ति में मानसिक रूप से मंदता क्या की गई थी, देखी गई थी। यहाँ पे भी बालक मानसिक रूप से मंद होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मैम जितने भी रोगी होते हैं जो पटाऊ सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं, इनके तालू में दरार पाई जाती है। जीभ का जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होती है, वो तालू होता है, और इस तालू में सीधी सीधी जो है वो सीधी सीधी एक लाइन जो है वो क्या की जाती है, देखी जाती है। तो तालू में क्या होती है, दरार पाई जाती है। तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बोले कि तालू में से दरार होती है, प्लस इनका जो होठ होता है ये होठ बीच में से कटा होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बोले कि कौन सा होठ, तो मैम जो ऊपरी होठ होता है, अपर लिप जो होता है ना बच्चे का, ये अपर लिप बीच में से कटा हुआ होता है, और ऐसा लगता है कि जो होठ है, जो लिप है, उसके 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 भाग जो है वो उसके हो गए हैं। और चौथा अगर हम लोग यहाँ पे बोलें तो ऐसे रोगी की जो पाचन प्रक्रिया है वो पाचन प्रक्रिया आजीवन खराब रहती है, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर एक बार व्यक्ति के शरीर में हो गई तो हम कहेंगे कि आजीवन जो है वो आजीवन यहाँ पर क्या होगी, वो रोग यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सारे जो हैं वो सारे क्या हो गए मैम, सारे सिम्टम्स हो गए। और ये सिम्टम्स किसके हो गए मैम, ये सिम्टम्स हो गए हमारे सामने किसके, ये सिम्टम्स हो गए हमारे पास बेसिकली पटाऊ सिंड्रोम के। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल गए। गुणसूत्रीय विकारों में हम लोगों ने सारे विकार पढ़ लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा, डाउन सिंड्रोम पढ़ा, पटाऊ सिंड्रोम भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया। इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं, जिनमें से एक जेनेटिक डिजीज़ है जिसे कहा जाता है दात्र कोशिका अरक्तता। इसे क्या कहा जाता है मैम, इसे कहा जाता है दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसे बोलते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। आप सब लोगों ने जो है वो सब लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में सुना होगा। बहुत बार एग्जामिनेशन में जो है वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, हम लोगों से पूछे यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एग्जामिनेशन में यहाँ पे बात करते हैं दात्र कोशिका अरक्तता की, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो एनीमिया, आपको पता है कि एनीमिया एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है खून की कमी होना। ठीक है, एनीमिया शब्द का मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। खून की कमी कब होगी मैम, खून की कमी तब होगी जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी क्या होगी, कमी होगी। अच्छा मैम, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में आरबीसी में उपस्थित होता है, रेड ब्लड सेल में उपस्थित होता है। अर्श यादव नहीं आता है इसीलिए तो सिखा रही हूँ बेटा, थियरी पढ़ाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना।
ठीक है। गौरव कुमार जी नमस्कार और धन्यवाद, है ना। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ाने के पीछे कोई और रीज़न जो है वो रीज़न यही है कि आपको नहीं आता है, इसीलिए आपको थियोरेटिकल कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपको आने लग जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ को ये बोल के हम लोग एग्जामिनेशन के लिए छोड़ दें कि हमें आता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। वहाँ पे जो बोर्ड है वो आपकी समस्या को नहीं सुनेगा, ठीक है, आपको उसमें नहीं गिना जाएगा। तो नहीं आता तो ये शब्द तो हट ही जाना चाहिए अगर सरकारी नौकरी चाहिए आपको। बल्कि ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कंपटीशन की लाइन में मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे अब ये सोचना है कि जो नहीं आता वो कैसे आएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में क्या होता है, देखा जो है वो देखा यहाँ पर।